गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस वर्सेस ओल्ड पेंशन सिस्टम कि दोनों पेंशन सिस्टम में क्या व्यवस्थाएं हैं और क्यों आजकल आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे या न्यूज़पेपर देख रहे होंगे, टीवी पे भी देख रहे होंगे न्यूज़ में कि बहुत सारे राज्यों में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने के लिए, पुनर्बहाली के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। वहाँ की अपोजिशन सरकार और जो भी सरकारें हैं वो विपक्ष के लोग जो है किसकी मांग बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं। 2 दिन पहले की बात है, 6 अप्रैल 2023 को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, उन्होंने डेटेड 6/4/2023 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में ये जो एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम है उसका रिव्यू करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस नोटिफिकेशन में क्या है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये ऑफिस मेमोरेंडम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का 6 अप्रैल 2023 का। ये सब्जेक्ट है सेटिंग अप अ कमिटी टू रिव्यू द पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आगे लिखते हैं इसमें कि द अंडरसाइंड is directed. Undersigned means who has signed this notification. So undersigned means a special secretary to the government of India, finance ministry, Annie J. Matthew. तो आगे लिखते हैं कि the undersigned is directed to invite attention to the announcement made by the finance minister in Lok Sabha on 24th of March 2023 to inter alia set up a committee under the finance secretary to look into the issue of pension under national pension system in respect of government employees and evolve an approach which addresses the need of employee while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens। इसमें जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो हैं फिनांस सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट है। इसके अलावा इसमें 3 मेंबर और हैं। 3 मेंबर कौन कौन से हैं? फर्स्ट मेंबर हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन। सेकेंड मेंबर हैं इसमें स्पेशल सेक्रेटरी पर्सनल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। एंड थर्ड वन इज चेयरमैन पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि पेंशन फंड को रेगुलेट करती है, PFRDA। ओके, तो इसमें क्या रिव्यू किया जाएगा? इसमें देखा जाएगा कि ये न्यू पेंशन सिस्टम जो है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए कितना ये हितकर है और जो फंड उसमें इन्वेस्ट हो रहा है वो फंड कितना आगे कितना रिस्की हो सकता है और उसको कैसे और भी रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू पेंशन सिस्टम में, न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत में क्या है कि आपका बेसिक पेंशन, बेसिक सैलरी का एक 10% अमाउंट आपके सैलरी से निकाली जाती है और 10 से 14% बढ़ के 14% तक की अमाउंट गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करती है और दोनों अमाउंट को मिला करके इसका इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो कि एक जो है कि फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर के तहत जो है कि इस पैसे को फर्दर इन्वेस्टमेंट किया जाता है मार्केट में इक्विटी लिंक में, इक्विटी में इसको फाइनेंस किया, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है फर्दर, जिसका कि मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो 50% है। 50% हम इक्विटी फंड मैनेजर जो है कि फर्दर जो है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटी में और रिमेनिंग जो फंड होता है 50% उसका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है आपका गिल्ड फंड में हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में हो सकता है, होता है और आपका फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में हो सकता है, ताकि एक रिटायरमेंट के बाद जो है कि एक लमसम अमाउंट जो है कि लमसम मीन्स कि 60% अमाउंट जो है कि एम्प्लॉई को तुरंत दे दिया जाता है और 40% अमाउंट जो है कि फर्दर जो है कि पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो इस कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी को लेकर के बहुत सारे जो राज्य की सरकारें हैं या फिर वहाँ वैसी सरकार जहाँ पर कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स में जो विपक्ष में हैं, तो वो पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसका बहुत ही अपोज कर रहे हैं और काफ़ी ये इसका कई जगह पर समर्थन हो रहा है और बहुत कई जगहों पे इसका लोग विपक्ष में भी हैं।
तो आखिर आज हम समझेंगे कि ऐसा क्या है न्यू पेंशन सिस्टम में जो कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम में बेसिक क्या डिफरेंस है, आखिर क्यों सरकार इसे चाहती है कि न्यू पेंशन सिस्टम ही भारत देश में लागू रहे, और जबकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी या कुछ राज्य की सरकारें चाहती हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम पुनः बहाल किया जाए। तो हम इसके इतिहास में जाएंगे कि एनपीएस की शुरुआत कब हुई थी। एनपीएस को एनडीए की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने 2004 में 1 अप्रैल 2004 को इसको इंट्रोड्यूस किया और पूरे भारतवर्ष में ये लागू हुआ। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल गवर्नमेंट, 2 राज्य की सरकारें ने एनपीएस को लागू नहीं की, बल्कि उन्होंने अपने ओल्ड पेंशन सिस्टम में ही उसको कंटिन्यू किया। वो 2 राज्य थे, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो अब हम देखेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों, आखिरकार भारत सरकार को क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ी कि वो नए पेंशन स्कीम की शुरुआत करें। तो मैं आपको बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पेंशन की राशि है पूर्णतया वो भारत सरकार के ऊपर को देना होता है, जो कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी अमाउंट होती है। आप यहाँ पे ईपीएफ के अमाउंट से कंफ्यूज नहीं करेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक अलग अमाउंट होता है जो कि पेंशन रूप में नहीं, वो एक रिटायरमेंट के समय में एक लमसम राशि दे दी जाती है। तो ये पूर्णतया जो है कि सरकार के जो कोष है वहाँ से खर्च की जाने वाली राशि है। इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत क्या है कि ठीक है 60 वर्ष या एक रिटायरमेंट के एज के बाद जो है कि सरकार उसको एक सिक्योर करती थी कि भाई आपके आफ्टर रिटायरमेंट आपके ओल्ड एज में जो है कि एक राशि जो है कि एक लमसम राशि, जैसे कि जब रिटायरमेंट होते हैं तो रिटायरमेंट के समय का बेसिक जो सैलरी होता है उसका 50% पेंशन के रूप में दी जाती थी। अब जब एनपीएस लागू हो गई है तो एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन का प्रोसेस है ऐसा है कि एम्प्लॉई के बेसिक सैलरी का 10% ओन कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होगा या एम्प्लॉयर उसको देगी, और बाकी का जो 10 से 14% तक की राशि जो है कि सरकार देगी। दोनों राशि को मिला करके एक जो फंड मैनेजर है उसको दिया जाएगा, वो फंड मैनेजर फर्दर इसको इन्वेस्ट करेगी। और इस पे जो है कि जो एक लमसम राशि जब रिटर्न के रूप में मिलेगी आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ 60 और ऑन द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो 60% राशि जो है कि आपको तुरंत दे दिया जाएगा, जो कि नॉन टैक्सेबल होगा, जिसपे कि टैक्स एग्जेम्प्टेड है। और जो 40% जो होंगे जो फर्दर जो आपके पेंशन रूप में देंगे वो आपको टैक्सेबल रहेंगे। ठीक है, तो अब देखना होगा कि आखिरकार एनपीएस की क्या बेनिफिट्स हैं या फिर किस तरह से इसकी खूबियाँ क्या हैं। एनपीएस की खूबियाँ ये हैं कि जब एनपीएस आई तो ये सिर्फ सरकारी कर्मचारी के लिए नहीं बल्कि आम पब्लिक के लिए भी ओपन किया गया। इसमें जब आम पब्लिक जब जमा करेंगे तो लगभग एक डेटा के अकॉर्डिंगली जो है कि 28 लाख, मोर देन 28 लाख जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं जो कि किसी सरकारी संस्था के एम्प्लॉय नहीं है, वो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें सरकार अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देती है, बल्कि एक पीरियडिकली मंथली बेसिस पे जो है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट जमा करना होता है, और वो अमाउंट आपका जो है कि जब आप एज आपका एक 60 साल पूरा करते हैं उसके बाद पेंशन के रूप में आपको ये वापस दी जाती है। तो सबसे अच्छी खूबी इसमें है कि भाई अदर देन द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आल्सो जनरल पब्लिक कैन कंट्रीब्यूट देयर अमाउंट, periodical amount, and then they can get the pension after attaining the age of 60 and after retirement we say so। बट इसमें सबसे बड़ी खामी ये है कि ये जो कि मार्केट ड्रिवन है, तो इसमें आपका फंड कितना बनेगा इसमें अनसर्टेनिटी है, कि एक अनसर्टेन चीज़ है कि आपका फंड जो आपने इन्वेस्ट किया है वो फंड कितना वापस मिलेगा। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ है, बट इसमें है कि सरकार के कोष पे आपका एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ना है, क्योंकि जो आपने पैसे इन्वेस्ट किया, सरकार ने आपको जो कंट्रीब्यूट किया, दोनों को मिला करके जो इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिटर्न आते हैं उसी रिटर्न पे जो है कि आपको पेंशन का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों मैं अपने आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि
एनपीएस और ओल्ड पेंशन सिस्टम क्या है, कैसे एक दूसरे से दोनों डिफरेंट हैं। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि आपका क्या प्रतिक्रिया है इस पे, और कौन से स्कीम ज़्यादा हितकर हैं। थैंक यू वेरी मच।